सुबह सुबह का वक्त था। दूध वाला बंसी हर रोज की तरह दूध देने के लिए गीतांजलि के घर के बाहर पहुंचता है। दूध ले लो, दूध ले लो। ए माई, जल्दी आ जा, दूध ले ले। अरे आ गए तुम। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे मुझे तो आना ही था। आखिर हर रोज तुमसे मिलना जो होता है। चलो अब जल्दी से मेरे बर्तन में दूध डाल दो। ये लो, आज का 2 किलो दूध, ठीक है ना? ये लो पैसे। और बस तुम हर दिन ऐसे ही आते रहा करो ताकि मैं तुमको पैसे देती रहूं। लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो तुम क्या करोगी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बंसी पैसे लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उन दोनों को ऐसा करते हुए पड़ोसन सरला देख लेती है। अरे ये क्या चल रहा है? गीतांजलि बहू इस दूध वाले के बीच में। अनीता बता रही थी कि दूध वाला गीतांजलि के गांव का है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या फिर पूरी दाल ही काली है। ऐसे ही अब सरला हर दिन गीतांजलि पर नजर रखती है। वो हर सुबह बंसी और गीतांजलि को हंस हंस कर बातें करते हुए और पैसे इधर उधर करते देखती है। एक दिन सरला गीतांजलि की सास अनीता से बोलती है। अरे क्या बात है अनीता, तेरी बहू बड़ा दूध वाले के साथ हंस हंस कर प्यार से बात करती है। कहीं कोई चक्कर चल रहा है क्या तेरी बहू का दूध वाले के साथ? अरे ये क्या बोल रही हो तुम सरला बहन। वो दूध वाला मेरी बहू के गांव का है, इसलिए बहू से बात कर लेता है। हाय, गांव वाला है? मुझे तो वो कुछ और ही लगता है। अरे मैं तो कहती हूँ अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा ले। तेरी बहू तेरे हाथ से निकल रही है। तुम भी ना सरला, पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी गीतांजलि बहू बहुत अच्छी है। तभी वहां पर हाथों में चाय के कप लिए हुए गीतांजलि आ जाती है। गीतांजलि को देखते ही सरला चुप हो जाती है। क्या बात है सरला आंटी, मुझे देखते ही आप चुप हो गई? मेरी चुगली कर रही थी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तेरी चुगली क्यों करूंगी? तू तो लाखों में एक है। तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। इतना कहकर सरला वहां से निकल जाती है। लेकिन अब सरला गीतांजलि और बंसी के बीच जो कुछ चल रहा था, इस बात का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जमा करने शुरू कर देती है। वो बार बार अनीता को गीतांजलि के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करती है। लेकिन अनीता हर बार उस बात को टाल देती है। इस अनीता की आंखों पर तो अपनी बहू के अच्छे स्वभाव की पट्टी बंधी हुई है। इसे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। अब तो मुझे गीतांजलि के पति को निशाना बनाना होगा, तभी उनके घर में आग लगेगी और गीतांजलि घर से बाहर। एक शाम जब गीतांजलि का पति रुद्र ऑफिस से घर आ रहा था, तो सरला उसे रास्ते में ही रोकते हुए बोलती है। अरे रुद्र बेटा, ये ऑफिस की नौकरी छोड़ दे और कोई दूध की डेयरी खोल ले तू। अरे, ये क्या बोल रही हो आप आंटी जी? अगर इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर मुझे दूध की डेयरी खोलनी होती तो फिर मैं इससे अच्छा अनपढ़ ही रह जाता। तेरी बीवी तो दूध वाले को ज्यादा पसंद करती है। बेटा, ऐसे तेरे और तेरी बीवी के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ आंटी जी, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। पर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर बात क्या है? अब रुद्र के सवाल करने पर सरला ने जो बातें अनीता को कही थी, वो बातें उसने उसे मिर्च मसाला लगाकर बता दी। और रुद्र अपनी बीवी के खिलाफ ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो घर आता है और गीतांजलि बोलती है। अरे आ गए आप, चाय बना दो आपके लिए। नहीं, मुझे कोई चाय नहीं पीनी। और मेरी बात सुनो, उस दूध वाले को मना कर दो कि कल से वो दूध देने घर पर ना आए। जी पर क्यों? किस लिए? क्या हो गया? आप मना क्यों कर रहे हैं उनसे दूध लेने के लिए? क्योंकि वो दूध भी अच्छा नहीं देता और पैसे भी ज्यादा मांगता है। इसलिए मैंने नया दूध वाला ढूंढ लिया है। वो कल से हमारे घर पर दूध दे जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले एक बार आप मुझसे पूछ तो लेते। अरे, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है उस दूध वाले से? तुम्हें तो घर में केवल दूध आने से मतलब है ना, फिर चाहे कोई भी लेकर आए। रुद्र की बात सुनकर गीतांजलि कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, अगर बंसी नहीं आएगा तो फिर मेरा क्या होगा? इतनी आगे आकर अब मैं अपने कदम पीछे नहीं ले सकती। अब दूध के बहाने ना सही, लेकिन मुझे किसी न किसी बहाने से तो बंसी से मिलना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले दिन से गीतांजलि बंसी को उसके घर पर दूध देने से मना कर देती है और घर पर एक नया दूध वाला दूध देने के लिए आने लगता है। लेकिन सरला की नजर अभी भी गीतांजलि पर थी और वो मौका पाकर
कभी अनीता कभी रुद्र तो उसके घर वालों को गीतांजलि के खिलाफ भड़काती रहती। ऐसे ही एक दिन बाजार में, आजकल तो सब्जी और बाकी चीजों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि कोई चीज खरीदो तो फट के बटुआ खाली हो जाता है। बड़ी भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ और फिर घर जाती हूँ। सरला अपनी पेट पूजा करने के लिए बाजार के एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि गीतांजलि बंसी के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वाह वाह, अब अगर दूध के बहाने ना सही तो बहू बाजार घूमने के बहाने इस दूध वाले से इश्क लड़ा रही है। आज तो मैं बहू का वीडियो बनाकर इसके पूरे ससुराल वालों को दिखाऊंगी, फिर पता चलेगा कि इश्क लड़ाने का नतीजा क्या होता है। इतना कहकर सरला चुपके से गीतांजलि और बंसी का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गीतांजलि भी घर पहुंचती है, जहां पर घर के सभी लोग बड़े गुस्से में गीतांजलि को देखते हैं। क्या हो गया? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अगर उस दूध वाले के साथ गुलछर्रे उड़ाने थे तो मुझसे शादी ही क्यों की? मैं तो समझती थी गीतांजलि कि तुम बहुत ही संस्कारी और भली लड़की हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इन संस्कारों के पीछे इतनी घिनौनी शक्ल छुपी है। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? किसने बोला आपको मेरे बारे में ये सब कुछ? मैंने बोला है, और वो भी पूरे पुख्ता सबूत के साथ बोला है। तुझे क्या लगा बहू तो इश्क लड़ाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा? ये देख तेरा वीडियो। इतना कहकर सरला अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ बंसी और गीतांजलि का रेस्टोरेंट वाला वीडियो उसे दिखाती है, जिसे देखकर गीतांजलि बोलती है, आप जैसी घर तोड़ने वाली पड़ोसन की वजह से ही ना मोहल्ले में पता नहीं कितने घरों में आग लगी हुई है। क्या आपको इस वीडियो के पीछे की सारी सच्चाई मालूम है, जो आप मेरे घर वालों को भड़का रहे हैं मेरे बारे में? अरे क्या सच जानना है? जो सच है आंखों के सामने है। तू और बंसी क्या कर रहे हैं सबको पता है। तभी गीतांजलि अपने फोन से बंसी को फोन करती है और तुरंत उसे घर बुलाती है। बंसी के साथ थोड़ी देर बाद गीतांजलि के घर पर कुछ लोग भी आ जाते हैं और गीतांजलि बोलती है, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मैं आप सब लोगों से छुपाकर वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, और उस वर्क फ्रॉम होम से आने वाले सारे पैसे मैं अपने गांव की जरूरतमंद लड़कियों के पास पहुंचा रही हूँ, जो गरीबी और लाचारी के कारण पढ़ नहीं पा रही। गीतांजलि बिल्कुल सही बोल रही है। जब भी मैं दूध देने के लिए घर आता था, वो अपनी कमाई के पैसे मुझे दे देती थी और मैं उन पैसों को गांव ले जाता था। जिसे सुनकर सरला के तोते उड़ जाते हैं। अनीता और रुद्र के सर भी शर्म से झुक जाते हैं। किसी भी बाहर वाले पर भरोसा करने से पहले अपने घर के सदस्य से प्यार से खुलकर सारी बात पूछ लेते। वो आपको बेझिझक सब सच बता देगा। लेकिन भगवान के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ऐसे घर तोड़ने वाली पड़ोसन की बातों में बिल्कुल ना आए। जिसके बाद अब गीतांजलि इस भलाई के काम में मदद करने के लिए अनीता और रुद्र का भी साथ लेती है, और फिर कभी कोई गीतांजलि पर शक नहीं करता। सरला अपने बेटे सूरज की शादी के लिए परेशान थी। सूरज की शादी की उम्र हो चुकी थी और सरला चाहती थी कि सूरज की शादी के बाद वो अपने बच्चों से फ्री हो जाए। सूरज के अलावा सरला की 2 और बेटियां थी, जिसकी सरला शादी कर चुकी थी। अब एक रोज सरला के घर सरला के दामाद कपिल का आना होता है। माँ जी, आपने साले साहब की शादी के लिए कहा था, उसी सिलसिले में आना पड़ा। ये देखिए लड़की की फोटो, अपने सूरज के लिए कैसी रहेगी? अरे दामाद जी, लड़की तो बड़ी सुंदर है। क्या बात है, सूरज के लिए तो आपने एक नंबर लड़की ढूंढी है। लेकिन लड़की ठीक तो है ना? मतलब काम काज तो जानती है घर का? एकदम खड़ा सोना है लड़की। संस्कार तो जैसे विरासत में मिली हो लड़की को। ना ज्यादा बोलना, ना किसी से मतलब, सब पता किया सासू माँ। ऐसे कैसे किसी भी लड़की की फोटो दिखा देंगे आपको? लाइए दामाद जी, ये फोटो मुझे दे दीजिए। सूरज के पापा को दिखा दूंगी। बस उन्हें दिखाना ही है। पसंद तो शुरू से इस घर में मेरी ही चलती आई है। तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बिल्कुल पक्का समझो आप ये रिश्ता। सरला को अपने दामाद कपिल की दिखाई लड़की अपने बेटे सूरज के लिए पसंद आ जाती है। अब इधर सूरज देर शाम अपनी बहन के घर गया होता है। वहाँ सूरज की बातचीत में सूरज के जीजा मोहन सूरज को एक अच्छी लड़की की फोटो दिखाते हैं। साले जी, इसे देखिए और बताइए ये लड़की कैसी है।
जीजा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे मेरी दीदी के होते हुए आप मुझे एक लड़की की फोटो दिखा के कह रहे हो देख देख इसे, कैसी है? कैसी बात करते हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। साले जी सच में आप बहुत ज्यादा ही भोले हैं। ये मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। मेरे गले तो पहले ही आपकी माँ ने घंटी बांध रखी है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये लड़की मुझसे शादी करेगी? सच्ची? मेरा मतलब है कि ये लड़की वैसे है तो सुंदर, मुझे तो ये पसंद है, लेकिन एक बार आप मम्मी पापा को दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे साले जी, वो तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सासू जी और ससुर जी को तो मैं यूं मना लूंगा। ठीक है जीजा जी, आप ना मम्मी से बात कर लो, और मुझे ना इस शादी से कोई एतराज नहीं है, मुझे तो खुशी हो रही है। सूरज जब रात को घर पहुंचता है तो सरला सूरज के लिए खाना लगाती है और अपने बेटे सूरज से कहती है, सूरज, मैं क्या कह रही थी, अब तो तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, तो मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। अच्छा देखी होगी तो क्या हो गया माँ, अब मुझे बता क्यों रही हो? आपने देख लिया, आपको पसंद आई तो ठीक है ना, मैं कर लूंगा। वैसे भी माँ, आप लोगों के फैसले को आज तक मैंने टाला है नहीं ना, तो आज कैसे टाल दूं? अरे बेटा, शादी ब्याह का मामला है, पूछना तो पड़ता है। कल को मैं तेरी शादी करवा दूं और तुझे लड़की पसंद ना हो तो मुझे थोड़े ही उसके साथ जिंदगी बितानी है। अरे मेरी प्यारी माँ, कितनी भोली हो आप। माँ मुझे पता है जीजा जी करवा रहे रिश्ता। अरे उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था आपसे कि उन्होंने लड़की देखी है मेरे लिए। अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुझे लड़की तो पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे पसंद है, आप बातचीत ना आगे बढ़ाओ। सरला अपने बेटे की सगाई की डेट रखती है। दामाद जी, सूरज को भी लड़की पसंद है, अब बस सगाई की डेट हम मिलकर पक्की कर लेते हैं। तो आप सभी रिश्तेदार को बता दीजिए और मोहन को भी बता दीजिएगा कि सूरज की सगाई है। बाद में पता चलेगा तो बुरा लगेगा। उसे तो ये बात सूरज ही कह देगा, उसकी और दामाद जी की तो अच्छी बनती है। सूरज, अपने जीजाजी से कह देना कि सगाई की डेट रखी जानी है। जी माँ, मैं बोल दूंगा। इधर सूरज मिलकर अपने जीजा मोहन से सगाई की डेट के बारे में कहता है। लड़की तो माँ को भी पसंद है और उन्होंने कहा कि सगाई की डेट रखो, तो मैं तो कहता हूँ ना जीजा जी कि आने वाले संडे को रख लेते हैं सगाई की डेट। क्या बोलते हो? तुमने तो मेरा काम एकदम आसान कर दिया। चलिए लड़की वालों से मैं बातचीत करता हूँ, वो भी सगाई के लिए मान ही जाएंगे। अब दोनों तरफ की सगाई की डेट फिक्स हो जाती है और शुरू होती है सगाई की तैयारियां। इधर सूरज को लड़की पसंद थी, उसका नाम था सीमा। सीमा भी अपनी सगाई की तैयारी में थी और वो अब अपनी सगाई की बात अपनी सबसे खास दोस्त नेहा से मिलकर उसे बताना चाहती थी, जिसके लिए वो अपनी दोस्त को फोन करती है। अरे नेहा, आज शाम में कॉफी कैफे मिलते हैं, वहाँ आ, तुझे एक गुड न्यूज देनी है। हाँ, शाम में मिलते हैं और मुझे भी तुझे कुछ खास, बहुत खास बताना है। देर शाम सीमा और सीमा की दोस्त नेहा एक कॉफी कैफे में मिलते हैं। अच्छा चल, पहले तू बता, तू क्या कह रही थी, क्या बताने वाली है? अच्छा चल, मैं ही तुझे पहले बता देती हूँ। इस संडे को मेरी सगाई है, अब कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे, तुझे आना ही पड़ेगा। मजाक कर रही है ना? बता ना, किसने बताया कि मेरी संडे को सगाई है? माँ से बात की या फिर मेरी छोटी बहन से? अरे तू अब मजाक कर रही है, मैं तो सीरियस हूँ। माँ पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है। यार मेरी भी संडे को सगाई है, मेरे लिए भी अच्छे घर से रिश्ता आया है। यार ये क्या इत्तेफाक है, सच में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है, सब कुछ जाने अनजाने मिल ही रहा है, तो हम दोनों के कपड़े क्यों अलग हो, वो भी तो सेम ही होंगे ना। दोनों शॉपिंग पर निकल जाती हैं और ढेर सारी शॉपिंग करती हैं। इधर ऐसे ही समय बीत रहा था, लड़की और लड़की वालों की सगाई की तैयारियों के साथ, और आखिरकार अब वो दिन आ ही जाता है जब सूरज की सगाई होनी थी। अरे सासू माँ, लड़की वाले आ गए। कहाँ हैं सब लोग? सब लोगों को बुलाइए स्वागत के लिए। अरे दामाद जी, जैसी फोटो दिखाई थी उससे भी सुंदर लड़की है, नजर ना लगे मेरी होने वाली बहू को। नेहा तो आ चुकी थी। कुछ देर बाद एक और गाड़ी आती है जिसमें से एक सुंदर सी लड़की निकलती है और वो थी सीमा, जिसे मोहन ने पसंद किया था।
और सूरज ने लड़की की फोटो देखकर हामी भरी थी। अरे सीमा, तू यहाँ कैसे? तेरी तो आज सगाई है ना? अरे यही सवाल तो मैं तुझसे पूछने वाली थी। तेरी सगाई का क्या हुआ? ये सगाई के बाद यहाँ आई है तू? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी ही सगाई में हूँ। यहाँ भी तू मजाक कर रही है ना? बताना, मेरे लिए अपनी सगाई छोड़कर आई है ना तू? मैं अपनी सगाई में हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम दोनों एक जैसा क्यों बोल रही हैं? कहीं हमारा दूल्हा भी तो? अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रही है तू? अब दो लड़कियों को एक ही ड्रेस में देखकर शादी में मौजूद लोग भी बातें बनाने लगते हैं। अब मोहन अपनी सास के पास आता है। सासू जी, आप दुल्हन को लेने क्यों नहीं आई? वहीं से खड़ी खड़ी देख रही थी बस। अरे दामाद जी, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? दुल्हन तो वो वाली है ना? लेकिन मैंने तो आपको और सूरज को वो दूसरी वाली लड़की दिखाई थी। इस बात पर सास और दामाद के बीच बहस होने लगती है और सारी बातें सामने आने के बाद सरला सूरज से कहती है, तेरी शादी में ये जितने भी बवाल हुए हैं ना, तेरे बस ये दोनों जीजाजी के कारण। लड़की वाले भी 10 सवाल कर रहे हैं। माँ, आपका जो भी फैसला होगा मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन जिंदगी तो तुझे काटनी है। मैं तो कह दूं, नेहा अच्छी है, लेकिन तुझे सीमा पसंद है। ठीक है माँ, तो जैसा कि मैंने पहले जीजाजी से कहा था कि मुझे सीमा पसंद है, तो मैं सीमा से शादी करना चाहूँगा। बाकी उनका फैसला, वो जो भी करे। नेहा अपनी दोस्त की खातिर इस रिश्ते को मना कर देती है और अपनी सहेली सीमा से कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और फिर तो मैं ये रिश्ता सिर्फ माँ और पिताजी के कहने पर कर रही थी। और जब मेरी दोस्त को लड़का पसंद है, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? सच में तू मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी जान है। चल अब देर मत कर, मुहूर्त निकला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरा मन बदल जाए। और साले साहब की सगाई में इतना बवाल मचने के बाद आखिरकार सीमा की सगाई सूरज से हो जाती है। रौनकपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। जगदीश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत की आधी कमाई उसके साले पर खर्च होती थी। एक रोज सुबह सुबह जगदीश अपने गांव की टीनू चाय वाले की टपरी पर चाय पीने आता है। टीनू, एक कप चाय पिला दे और थोड़ा जल्दी बना दियो, खेत भी जाना है। सुबह से घर में आकर बैठ गया 1.5 फुटिया। दिल तो करता है इसे घूमने ले जाऊं और बस या ट्रेन के आगे धक्का दे दूं। जगदीश ये सोच ही रहा होता है कि तभी चाय वाला टीनू जगदीश को चाय का बिल 200 रुपए बताता है। अरे टीनू भाई, यहाँ जितने भी लोग चाय पी रहे हैं, इन सब का हिसाब आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं जगदीश, ये पूरे गांव का चाय का हिसाब नहीं है। ये जो तेरा साला 1.5 फुटिया चाय पीकर गया है, उसी का हिसाब बता रहा है मेरा टीनू। हे प्रभु, मुझे बता दो, मैं शादी करके अपनी पत्नी लाया हूँ या उसका भाई दहेज में लेके आया हूँ, जो यहाँ आकर मेरा आधा घर वाला बना हुआ है। इस 1.5 फुटिया ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है हर जगह। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ जगदीश, लेकिन अभी तेरे दुख से ज्यादा पैसों की जरूरत है। ला दे ताकि मैं दूध लेकर आऊं। जगदीश जहाँ जाता उससे पहले ही उसका साला 1.5 फुटिया पहुँच चुका होता। अब जगदीश घर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी माला उसके साले को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला रही थी। वाह वाह, क्या बात है साले जी, बहुत भूख लग रही होगी ना चाय पीकर। माला, साले जी को 2 रोटी दो। आपको कितनी बार बताया है कि खाते वक्त दुश्मन को भी बुरा नहीं बोलते। एक आप है कि? अरे माला, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, खिलाओ इन्हें। मैंने कहाँ कुछ कहा। खाओ खाओ खाओ। क्या करके आया है आज फिर तू? आज फिर से प्यार से बात कर रहे हैं ये? जरूर तूने कोई कांड किया है। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं किया मैंने, वो तो जीजा जी को बस सुनाने का मौका चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें देख लूंगी, तू खाना खा। और रोटी दूं? सब्जी भी लेगा ना? कैसी बनी है सब्जी? इससे पहले आप दोनों भाई बहन गाना गाना स्टार्ट कर दो कि भैया मेरे, बहना मेरी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोगों का हो जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं भी यहीं पे हूँ। जगदीश उस वक्त तो वहाँ से गुस्से में बिना कुछ खाए खेत चला जाता है। लेकिन देर शाम जब वो खेत से लौट रहा होता है तो जगदीश देखता है उसकी साइकिल विमला के घर के बाहर लगी थी। ये साइकिल तो मेरी लग रही है। अरे नहीं नहीं, विमला काकी ने खरीदी होगी मेरी जैसी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे साले जी, कैसे आना हुआ?
चाय का पैसा मैंने दे दिया था। तो आप किस काम से आए थे यहाँ पे? अरे जीजा जी आप मैं तो बस यही पूछने आया था कि विमला काकी जीजा जी ने आपको पैसे दिए कि नहीं, वरना क्या आप देते पैसे? हाँ, और ये इतने सारे पैसे चोरी करके लाए हो क्या? इधर दो। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे ऊपर तो 1.5 फुटिया का दोष लग गया है। इसकी मुझे बहुत जरूरत है, इसे मैं ही रखता हूँ। अरे जीजा जी ये मेरे पैसे, अरे सुनिए तो। अब जगदीश घर आता है तो इधर माला रो रही होती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दिन दहाड़े मेरे दरवाजे से चोरी हो गई। चोरी हो गई? अरे क्या चोरी हो गया? तुम्हारा भाई तो नहीं चोरी हो गया? लेकिन अभी बाहर दिखा तो था मुझे घूमता हुआ। वैसे भी वो खुद चोर जैसा दिखता है। अगर उसको चोर चुरा के भी ले जाएंगे तो वो खुद कर्जे में डूब जाएंगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा इकलौता भाई को भला चोर क्यों ले जाएगा? चोर तो आपकी साइकिल ले गया जो मेरे पिताजी ने आपको दहेज में दी थी। क्या? मेरी साइकिल ले गए? अब समझ में आया मुझे। वो चोर कोई और नहीं, तुम्हारा भाई है जो अभी विमला काकी के बाहर मुझे दिखा था, और मेरी साइकिल भी वही थी। अजी ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। अरे दीदी मैंने ही जीजा जी की साइकिल बेची है ताकि वो नई साइकिल ले ले। अरे मेरा जुगनू, कितना सोचता है तू अपने जीजा जी के बारे में। और एक ये है जो हर वक्त मेरे भाई को भला बुरा कहते रहते हैं। पहले तो मेरे गांव में मेरी बदनामी करवा रहा था ये, और अब तो चोरी करने लग गया। और मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा भाई मेरे घर पे दिखना नहीं चाहिए, समझी तुम? आप मेरे भाई के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं क्या? वो खुद कह रहा है कि उसने साइकिल इसलिए बेची क्योंकि वो आपके लिए नई साइकिल लाना चाहता था। जगदीश अपने साले की हरकतों से परेशान था, लेकिन माला अपने भाई को हर चीज में सपोर्ट किया करती। बेचारा जगदीश भी अपनी पत्नी के आगे हार मान लेता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। जगदीश तो हर वक्त अपने 1.5 फुटिये साले को उसके घर भेजने में लगा रहता, लेकिन उसका साला भी 1 या 2 दिन के लिए अपने घर जाता और फिर अपनी बहन के घर लौट आता। अरे माला देखो, ये विमला काकी ने सुबह सुबह क्यों रो रही है? कहीं इनके घर में चोरी तो नहीं हो गई? रुको देखती हूँ क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रखा है। अरे मेरी पिंकी घर में नहीं है, उन्हें चोर उठा ले गए। हे प्रभु, मेरी फूल सी बेटी किसी के साथ भाग भी नहीं सकती क्योंकि वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। हाँ विमला काकी, मैं जानती हूँ, वो बचपन से ही लंगड़ी है, तो कैसे भागेगी? आज तो वो 1.5 फुटिया भी घर पे नहीं है, और विमला काकी की बेटी पिंकी भी गायब है। कहीं वो 1.5 फुटिया पिंकी को लेकर भाग तो नहीं गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगा। ये सब बातें हो ही रही होती है। विमला अपनी बेटी के घर से गायब होने पर रोना धोना शुरू कर देती है। तभी माला अपने भाई के साथ पिंकी को देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा भाई 1.5 फुटिया, मेरा मतलब जुगनू, पिंकी के साथ। कहाँ है पिंकी? मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? पाए लागू सासू माँ, आज से मैं आपका दामाद। मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को भगा ले गया, और तुझे यही चोर मिला था बिहाने को। जरा इसकी शक्ल देख, कहीं भी गांव में चोरी हो जाए तो सबसे पहले शक इसी पर जाता है, और तुझे यही पसंद आया। ये हुई ना विमला काकी बात, लात जूते चप्पल सबसे मारो उस कुत्ते को, इतना मारो कि कभी इस गांव में आए ही ना। मेरी आंखें तरस रही है विमला काकी, मारो, मुझे अपनी आंखों से देखना है, मारो इसे। विमला काकी, मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे 1.5 फुटिये को हाथ कैसे लगाया? अभी तो हाथ ही लगाया है इसे, अब तो मेरा लात भी चलेगा। लेकर चली जा इसे मेरी नजरों के सामने से। पूरे गांव में जगदीश की बदनामी हो रही थी कि उसके साले ने गांव का माहौल खराब करके रखा हुआ है। पहले तो उधारी, चोरी ये सब करता था, लेकिन अब तो गांव की लड़कियों पर भी उसकी नजरें आ चुकी थी, और उसने विमला की बेटी पिंकी से शादी तक कर ली है। अब देर शाम। अगर अब ये यहाँ रहा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, समझी तुम? कहाँ जाएगा बेचारा, देखिए कितना उदास है। नहीं जुगनू, उदास नहीं होते हैं। अब शादी हो गई है तो आज ना तो कल बहू तो घर आएगी ही।
अरे नहीं नहीं दीदी, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि आज मेरी शादी की पहली रात है और मैं ऐसे रो रहा हूँ। साले जी, जैसा आपने काम किया ना, उस हिसाब से ना आपको जेल में होना चाहिए था। लेकिन भला हो विमला काकी का, जिन्होंने मेरे कारण आपको छोड़ दिया। अब तो आप मेरे भाई को जलील करने का मौका ही छोड़ दो, बेचारा पहले ही इतना परेशान है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। जलील भी उन्हें किया जाता है जिनके अंदर शर्म बची हो। इसे देख के लगता है इसके अंदर शर्म वरम कुछ है भी। शक्ल सूरत से चोर उचक्का लगता ही है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। मुझे तो पिंकी के लिए अफसोस हो रहा है। बेचारी को ये नहीं पता कि वो किस मनुष्य के साथ जिंदगी बिताने का सोच रही है। दीदी, आप जिया जी को चुप कराती है कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा है क्या? ऐसा है ना, तो मैं तो बिल्कुल चुप नहीं होने वाला। अब अगली रोज विमला गांव में पंचायत बैठाती है, वो भी 1.5 फुटिया के खिलाफ। मैं अपनी बेटी को इस 1.5 फुटिया के साथ तब जाने दूंगी जब ये कमाने लगेगा और इस गांव में जगदीश के घर कम आना जाना करेगा तो। पहली बात तो ये सासू माँ, मेरा नाम जुगनू है, जुगनू। और हाँ, 1.5 फुटिया मत बोला करो मुझे, मैं आपका दामाद हूँ और दामाद भगवान का रूप होता है। और बात रही पैसे कमाने की, तो ठीक है, मैं पैसे कमाऊंगा, काम करूंगा मैं। और हाँ, अपने जीजाजी के घर भी कम आऊंगा, ये बात भी मैं मान लूंगा। अरे बिमला काकी, इतनी खुशी तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। आप तो भगवानो भगवान, आपने मुझे एक ही पल में ऐसे घटिया से साले से मुक्ति दिलवा दी। 1.5 फुटिया यानी जुगनू अपनी सास विमला की बात मानकर काम ढूंढता है और अपनी बहन के घर भी कम आना जाना करता है, जिसके बाद ही कुछ समय में पिंकी को विमला 1.5 फुटिया के साथ उसके घर जाने देती है।